फिर से स्वागत है नई क्लास में आपको। और आज मैंने ये फिर ईडियम्स और फ्रेजेस लिए। तो देखिए, ईडियम्स और फ्रेजेस के बारे में आपको एक बात बता दूं कि इनमें कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होती, ये मैंने कई बार कहा। लेकिन फिर भी इनको अगर हमें समझना है तो एक अपना सेंस निकाल करके अगर हम समझें तो उसमें आपको बेहतर मदद मिलेगी, बल्कि वो ईडियम्स वो याद ही हो जाएंगे अगर उनको हम एक्सप्लेनेशन के बेस पर चलें। तो देखो, जैसे कभी कोई बोला जाता है कि दाल में कुछ काला है, तो जिस समय आदमी बोलता है तो ना वहाँ दाल होती है ना कालापन होता है। जैसे होता है कि टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मोल हिल, मतलब राई का पहाड़ बनाना। तो जैसे हमारा, अरे क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो, किसी ने बोला, तो ना वहाँ राई होती ना पहाड़ होता है। इसका मतलब होता है कि अपनी भाषा को इम्प्रेसिव बनाने के लिए ये चीज़ बोली जाती है। और ये सैकड़ों साल पुरानी है, ये 16th-17th सेंचुरी के आसपास के ऐसे मतलब वर्ड्स थे, फ्रेजेस थे जो बोल करके उनको अपनी भाषा में लाया गया। और भाषा का मतलब ये होता है कि प्रभावशाली बनाने के लिए, बहुत ही मतलब स्मार्टली यूज़ करने के लिए उसको प्रयोग किया गया है। तो बिना देरी की स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या इनसे आपको कुछ मदद मिलती है। और मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ, अगर आप पूरे वीडियो में जुड़े रहेंगे तो ये आज के जो 25 ईडियम्स हैं ये जरूर आपको प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि इनको मैं बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और डीपली एक्सप्लेनेशन से क्या होता है कि वो चीज़ हमारे माइंड पे सेट हो जाती है। जैसे मान लो लिखा था स्वीपिंग स्टेटमेंट, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब, जैसे स्वीप माने झाड़ू देना होता है, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट में, स्वीपिंग स्टेटमेंट से झाड़ू देने का मतलब होता है कि आपने स्वीपिंग उसको झाड़ू दे करके बाहर कर दिया। तो इसका मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट। और थॉटलेस स्टेटमेंट्स का मतलब सभी समझते हो कि मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कोई मतलब विचार नहीं है या विचार नहीं है, बिल्कुल बेकार का स्टेटमेंट है वो। तो स्वीपिंग, जो चीज़ मतलब व्यर्थ की होती है उसको झाड़ू मार करके स्वीप कर दिया गया। तो इसी तरह से ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है और इसमें कोई मतलब किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं है, बकवास की बात है। तो इस तरह से आपका वो स्वीपिंग स्टेटमेंट लिया गया। फिर देखिए, ऑल एट सी लिखा हुआ है। ऑल एट सी का मतलब हुआ कि जैसे ऑल एट सी का पहले हम बता देते हैं, इसका होता है परप्लेक्स्ड, या हम कह सकते हैं पजल्ड। ऐसे मतलब परेशान, व्यथित, हैरान जिसको कहते हैं, परेशानी में कह सकते हैं ऑल एट सी। जैसे ऑल एट सी का मतलब होता है कि कुल मिलाकर समुद्र में। तो जैसे समुद्र में जब होते हैं, जैसे आप सामान्य रास्ते पर चल रहे हो तो सीधे चल रहे हो तो आपको लेफ्ट टर्न करना, राइट टर्न करना है, लोग मिलते हैं और रूट पता होता है कि कहाँ जा रहा है। साइन बोर्ड लगे होते हैं कि दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, फला शहर है या फला गांव इतने किलोमीटर है। लेकिन जब जैसे मतलब समुद्र में होते तो समुद्र का मतलब होता है ना राइट टर्न है वहाँ, ना लेफ्ट टर्न है, ना कोई साइन बोर्ड है, ना वहाँ पर रूट पता है। तो कुल मिलाकर ऐसी सिचुएशन में होने को परेशानी कहते हैं। तो ऑल एट सी का मतलब होता है परेशानी में, परेशान, व्यथित, परेशान या चिंतित। तो पजल्ड भी होता है, परप्लेक्स्ड भी होता है, कंफ्यूज्ड भी आप कह सकते हैं। इसके बाद है, देखो मैं यहाँ पे इरेज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर सफिशिएंट जगह नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे और आपको समझ में आएगी। स्क्वायर मील, स्क्वायर मील का मतलब होता है प्लेंटी ऑफ फूड, प्लेंटी ऑफ फूड होता है। और प्लेंटी ऑफ फूड का मतलब होता है पूर्ण भोजन, मतलब भोजन जो पर्याप्त रूप से सब कुछ है उसमें, उसको स्क्वायर मील का। अब स्क्वायर मील क्यों कहा गया? स्क्वायर जानते हो आप, स्क्वायर ऐसे होता है। स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर हो। तो चारों भुजा जब बराबर होती हैं तो उस शेप में, उस आकृति में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। ऑल इक्वल है, ऑल बैलेंस्ड है, ऑल कंट्रोल्ड है। और जब सब कुछ इस तरह का होता है तो कंप्लीट होता है। और कंप्लीट का मतलब होता है कंप्लीट फूड, कंप्लीट फूड का मतलब पूर्ण भोजन, और उसी को कहते हैं प्लेंटी ऑफ फूड, इसलिए उसको कहा गया है स्क्वायर मील। स्क्वायर इसी वजह से लिया गया है वहां पर कि स्क्वायर एक ऐसा शेप है जो चारों तरफ से पूरी तरह से बिल्कुल अपनी मतलब बहुत अच्छी आकृति में होता है, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। और बैलेंस्ड होता है तो आप जानते हो कि स्क्वायर मील को एक बैलेंस्ड डाइट भी कहा जाता है। तो संतुलित भोजन जिसको कहते हैं वो उसी वही होता है स्क्वायर मील। और आगे चलकर ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर डील, और स्क्वायर डील का मतलब होता है फेयर बार्गेन। फेयर बार्गेन का मतलब होता है एक उचित व्यवहार,
वैसे बार्गेन माने मोल भाव करना होता है। मोल भाव करने का मतलब क्या होता है? मोल भाव की सिचुएशन क्या होती है? मतलब सामने वाले से बातचीत करना, चाहे वो कस्टमर हो, मतलब शॉपकीपर हो या कोई भी हो, एडवोकेट या उसका क्लाइंट हो या कोई भी हो, किसी भी तरह से उसको बार्गेनिंग ही कहते हैं, सौदेबाजी। तो यहाँ पर स्क्वायर, स्क्वायर को तो मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि स्क्वायर का क्या मतलब है। अब वही जो डील है, डील माने बर्ताव करना या व्यवहार करना। जब आप बैलेंस्ड बिल्कुल डीलिंग करते हो तो उसको मतलब होता है फेयर बार्गेन, मतलब एक सुंदर व्यवहार, एक सुंदर सौदेबाजी, एक अच्छा व्यवहार होता है। तो उसको इसलिए कहते हैं स्क्वायर डील। चूंकि एक ही तरह के थे, मैंने इसलिए दोनों ले लिए। तो स्क्वायर मील यानी प्लेंटी ऑफ फूड, और स्क्वायर डील यानी फेयर बार्गेन, मतलब बहुत उचित व्यवहार जिसको कहते हैं। तो उचित उसी से आया, स्क्वायर से। स्क्वायर एक मतलब एक कंप्लीट शेप है, एक मतलब एक पूरी तरह से बैलेंस्ड शेप है, कंट्रोल्ड शेप है। इसी तरह से है, जब कंट्रोल्ड बिहेवियर होता है आदमी का तो उसी को उचित व्यवहार कहते हैं। इसके मतलब क्या? बाय फिट्स एंड स्टार्स, इरेगुलरली। और इरेगुलरली का मतलब होता है अनियमित रूप से। देखिए जहां तक इसका सेंस लिया गया, आप ये एक्सपीरियंस की बात है, खुद की सोचने की बात है, एक तरीके की बात है कि हम उसको किस तरह से समझते हैं, सीखते हैं। बाकी इनकी नो की बुक है ना, कहीं इनका कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हर आदमी इनको अपने अपने आधार से सीखता है। तो इसमें कोई मतलब ये नहीं, हम जैसे बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स को अपने हिसाब से बताएंगे, कोई दूसरा हो सकता है उसका कोई अपना बेस दूसरा बना के बताए, वो भी सही हो सकता है। तो इसलिए इनके कोई मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, बस अपनी सुविधा से लोग इसको समझते हैं और सीखते हैं। और मोस्टली वो एक्सपीरियंस जो होता है वो सही होता है। जैसे फिट माने दौरा पड़ना होता है, फिट। और फिट माने उचित और उपयुक्त भी होता है, जैसे कपड़ा फिट है तो ये भी होता है। और फिट माने दौरा होता है, जैसे मिर्गी का दौरा है या दिल का दौरा है, तो फिट माने दौरा पड़ना होता है। स्टार्ट माने क्या होता है? शुरू होना होता है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब दौरा एक बेहोशी का दौरा होता है, अचेतन अवस्था को दौरा कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस को फिट कहते हैं। और फिर स्टार्ट हो जाता है यानी चालू हो जाता है। तो बेहोशी का मतलब होता है पूरी तरह से इनएक्टिव, और स्टार्ट का मतलब होता है एक्टिव। तो इनएक्टिव एंड एक्टिव मतलब कभी दौरा पड़ता है, कभी फिर शुरू हो जाता है यानी फिर जान आ जाती है, फिर चेतना आ जाती है। तो कभी दौरा पड़ना, कभी चेतना आना, दौरा पड़ना, बेहोशी होना, फिर कभी होश में आना। तो ये प्रक्रिया कैसी है? ये प्रक्रिया जो है इरेगुलर है। इरेगुलर का मतलब कोई एक सिचुएशन बराबर नहीं रहती है। तो जब कोई सिचुएशन बराबर नहीं रहती है तो उसको हम अनियमित कहते हैं। तो इरेगुलरली मतलब अनियमित रूप से। तो यहां पर इसका एसेंस है। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, फ्लॉग माने जानते क्या होता है? फ्लॉग माने होता है कोड़े बरसाना या चाबुक मारना। जैसे घोड़े को घुड़सवार हाँकता है तो वो चाबुक मारता है उसको, मतलब एक सोटे से उसको मारता है, चाबुक से, कोड़े से मारता है, जिससे भी कहिए उसका जो हाँकने वाला तैयार होता है उससे मारता है, तो वो घोड़ा चलता है। लेकिन यहाँ पर फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स, मरे हुए घोड़े पर कोड़े बरसाने का मतलब क्या होता है? मरे हुए घोड़े का जो मतलब उस पर कोड़े बरसा रहा है, तो कहते हैं कि टू वेस्ट टाइम इन यूजलेस थिंग्स, या वेस्ट टाइम इन यूजलेस टास्क। वेस्ट टाइम इन यूजलेस टास्क मतलब एक व्यर्थ के काम में समय बर्बाद करना। भाई मरे हुए घोड़े पर जो कोड़े कोई बरसाएगा तो वो चलेगा, कुछ नहीं करेगा, मतलब ही इज डेड, वो तो मरा हुआ, उसको तो कोई मतलब वही नहीं है। तो इसलिए व्यर्थ के काम पर अपना आप समय नष्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स का मतलब यही होता है। इसके बाद आगे है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट माने होता है टू यूज बेस मीन्स। बेस मीन्स का मतलब होता है निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना। निकृष्ट का मतलब होता है अनुचित साधन प्रयोग में। मैं इसकी बात पूरी बताता हूं। जब पहले पुराने समय में गदा युद्ध हुआ करता था, तो गदा युद्ध आपने महाभारत में देखी होगी। जब लास्ट एपिसोड होता है, भीम और दुर्योधन का युद्ध होता है, तो उसमें एक नियम होता था कि आप कमर के नीचे गदा नहीं चला सकते हैं। और कमर के नीचे गदा चलाने का मतलब होता था कि आप युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, आप अनुचित तरीका उपयोग में ला रहे हैं। तो वहां पर हिट माने मारना होता है, बिलो माने नीचे होता है, और बेल्ट को यहाँ पर डिनोट किया गया है कमर को, क्योंकि बेल्ट कमर में ही पहनी जाती है। तो बेल्ट का मतलब यहाँ पर कमर से है।
तो हिट बिलो द बेल्ट मतलब कमर के नीचे मारना, अर्थात टू यूज बेस मीन्स अनुचित साधन प्रयोग में लाना या निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना। तो इस तरह से आपका टू यूज बेस मीन्स हो गया निकृष्ट साधन प्रयोग में लाना, हिट बिलो द बेल्ट। इसके बाद है होल्ड वाटर। अच्छा, होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी करेक्ट, टू बी करेक्ट। और टू बी करेक्ट का मतलब क्या होता है? ठीक होना। टू बी करेक्ट का मतलब, अच्छा होल्ड वाटर, होल्ड माने पकड़ना और वाटर माने पानी, पानी पकड़ना। ऐसा क्या है कि पानी पकड़ लिया तो आप ठीक हो गए? मैं बताता हूँ। एक आपने दोहा कभी सुने होगी कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जैसे कहते हैं अरे इसकी आंखों को पानी मर गया, मतलब बेशरम हो गया। मतलब कुछ तो पानी होना चाहिए, नहीं पानीदार होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति के अंदर कोई सच्चाई, कोई अपना सिद्धांत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका कोई आधार ही नहीं है, कोई सिद्धांत ही नहीं है, कोई अपना उसका जीने का तरीका ही नहीं है प्रॉपर। तो इस वजह से यहाँ पर होल्ड वाटर मतलब जैसे बिन पानी सब राखिए और बिन रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून। अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो मोती चून चूंकि पानी में पाया जाता है, और मानुष यानी मनुष्य। देखिए मनुष्य, जिस मनुष्य की आंख में या उसके जमीर में पानी नहीं है, पानीदार नहीं है, वो भी बेकार है, पनपता नहीं है वो। अचून मतलब चूना। तो यहाँ पर चूना है मतलब जैसे पानी में वो भी घुल करके अपना रूप और रंग दिखाता है। पानी पा करके ही चूना नहीं करता। वैसे देखा दुकानों में अब चूना काला काला सा रखा रहता है, लेकिन जिस समय पानी पा जाएगा तो एकदम खिल जाता है, एकदम व्हाइट कलर पा जाता है। तो इसी तरह से जिस व्यक्ति में पानी होता है वो बिल्कुल पूरी तरह से फिट और फाइन होता है। तो इसलिए होल्ड वाटर का मतलब होता है टू बी करेक्ट, यानी ठीक हो। तो जब पानी होता है व्यक्ति में तो वो शुद्ध और सही होता है, और उसी को कहते हैं टू बी करेक्ट, यानी आदमी सही है, यानी पानीदार है, तो उसको मतलब कहते हैं टू बी करेक्ट। फिर यहाँ पर आ गया होल्ड गुड। होल्ड गुड का मतलब होता है टू रिमेन इन फोर्स, टू रिमेन इन फोर्स। तो रिमेन इन फोर्स का मतलब लागू रहना या चलन में रहना, इन वॉक फैशन में यानी चलन में। अच्छा, गुड माने क्या होता है? अच्छा, होल्ड गुड अच्छाई को पकड़ना। अच्छाई को पकड़ना का मतलब चलन में रहना। जब तक कोई चीज, चाहे वो आदमी हो चाहे वस्तु हो, जब तक उसमें अच्छाई बनी रहेगी तब तक वो चीज चलन में रहेगी। अगर ये वस्तु है और इसमें जब तक अच्छाई बनी रहेगी तब तक लोग इसको खरीदते रहेंगे और ये चलन में बने रहेगा। जब तक आदमी के अंदर अच्छाई बनी रहेगी तब तक समाज में उसकी इज्जत रहेगी और मर्यादा रहेगी और लोग उसका रेस्पेक्ट करेंगे। तो होल्ड गुड सच्चाई पकड़ना। सच्चाई पकड़ना मतलब तो समझ लीजिए जिस चीज में सच्चाई बनी रहेगी वो पकड़े रहेगा, वो चलन में बना रहेगा। इसलिए होल्ड गुड मतलब टू रिमेन इन फोर्स इन ए टाइट कॉर्नर। और इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन डिफिकल्ट कंडीशन, डिफिकल्ट सिचुएशन या कंडीशन, इसका मतलब है। तो डिफिकल्ट इन टाइट कॉर्नर, कॉर्नर में जैसे कि ना कोई कोने पर सिमट करके दुबक कर बैठ जाता है, मतलब परेशानी में, मतलब डांटा गया तो कोने में जाकर के सिकुड़ के बैठ गया। तो कोने में बैठ तो गया टाइटली, दुबक कर, कस कर, सिकुड़ कर, छिप कर, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत बुरी। कोने में दुबक कर और छिप कर डर कर वही बैठता है ना जिसकी कंडीशन अच्छी नहीं होती है, अर्थात जो परेशानी में होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन में होता है, तो वही कोने में सिकुड़कर और दबकर बैठता है। तो इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। फिर लिखा होप अगेंस्ट होप। इसको जरा थोड़ा सा बहुत अच्छे से समझिएगा। होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है इन स्पाइट इन होप, होप in spite of disappointment, मतलब होप इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा के बावजूद आशा, निराशा के बावजूद आशा। होप अगेंस्ट होप मतलब जैसे मान ली होप अगेंस्ट होप का मतलब होता है आशा के विरुद्ध। जब कोई चीज आशा के विरुद्ध होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? निराशा कहते हैं। और निराशा पर आशा करना, तो इसका मतलब होता है कि निराशा के बावजूद हमको आशा करना। हम जानते हैं कि मतलब ही वॉज मतलब जेल्ड, द केस इज अगेंस्ट हिम एंड ही हैज बीन सेंट, ही हैज टू बी सेंट टू जेल, उसको जेल भेजा जाना। बस ही हैड, बट ही हैज ए होप अगेंस्ट होप,
लेकिन फिर भी उसको एक निराशा के विपरीत में एक आशा है कि शायद कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा, शायद कोई मुझे आकर के बचा लेगा, शायद किसी न किसी तरह से मैं अभी भी बच जाऊंगा। तो लास्ट में एक उसको एक हॉप बनी रहती है कि मतलब सब कुछ तो फाइनल है और तय है कि मुझे जेल जाना, लेकिन फिर भी एक आशा कर रहा है कि शायद मैं बच जाऊंगा। तो इसको कहते हैं होप अगेंस्ट होप। इसके बाद है आपका इसके बाद क्लिंच द इशू। इशू माने क्या होता है? इशू माने होता है कोई मैटर, कोई मामला होता है इशू माने, ठीक है। इशू माने निर्गत करना भी होता है, कोई चीज निकल के आना। तो जब कोई चीज निकल के आएगी तो कोई सिचुएशन, कोई मैटर, कोई फैक्ट होगा ना, तो इशू माने मैटर हो गया। क्लिंच माने क्या होता है? क्लिंच माने होता है निश्चित करना या किसी कील आदि को गाड़ देना, जमा देना, कस देना, जैसे क्लिंच, क्लिंच कर देना। और क्लिंच मतलब ठोक देना, गाड़ देना। तो क्लिंच द इशू, किसी मैटर को सेट कर देना, तो मतलब होता है डिसाइड द मैटर, अर्थात यहां पर हो जाएगा डिसाइड द मैटर, मामले का निर्णय ले लेना। ये होता है आपका डिसाइड द मैटर। तो क्लिंच द इशू का मतलब होता है डिसाइड द मैटर, अर्थात कोई मामला फिक्स कर देना, तय कर देना, किसी मामले का फैसला ले लेना, मतलब निर्णय ले लेना। तो क्लिंच द इशू का मतलब ये था कि कोई कील वगैरह जैसे होता है ना, कहते हैं कि अब ये मतलब अब कील ये गाड़ दी, हो गया और यहीं पर फिक्स्ड है, मतलब ये हमने सोच लिया, अब हमें यही करना है, बस बात खत्म। तो उसको कहते हैं क्लिंच द इशू। इसके बाद ट्रू टू वंस सॉल्ट। ट्रू माने सच होना, यहाँ पे टू बी भी लगा सकते हैं, टू बी ट्रू टू वन सॉल्ट, मतलब किसी के नमक के प्रति सच्चा होना। और किसी के नमक के प्रति सच्चा होने का मतलब होता है टू बी फेथफुल, टू बी फेथफुल। और ये बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं इसको। मतलब जैसे कहते हैं कि भैया नमक खाया है तो इसको अदा भी करना, तो नमक खाया तो अदा करना का मतलब हो गया है कि इसमें वफादारी दिखाना आप। तो टू बी ट्रू टू वन सॉल्ट माने किसी के नमक के प्रति सच्चा होना, तो मतलब होता है टू बी फेथफुल, यानी वफादार होना। भाई किसी का नमक खाओ तो उसको अदा भी करो, तो मतलब किसी को नमक खाओ तो उसके प्रति कुछ वफादारी दिखाओ, तो उसका मतलब होता है टू बी फेथफुल। चलते हैं आगे, 14 नंबर है यहां पर, एवरी डॉग हैज हिज डे। हालांकि ये प्रोवर्ब है, जैसे आपने सुना हो कि एक देहाती कहावत है, कहते हैं वो जहाँ कचरा फेंका जाता है उसको घूर कहते हैं, घूरे के दिन बहुरते हैं कहते हैं। तो उसी का मतलब होता है कि एवरी डॉग है, क्योंकि डॉग का कॉन्सेप्ट क्या होता है? डॉग एक बुरी सिचुएशन और बुरी स्थिति को प्रकट करता है। डॉग का मतलब कुत्ता होता है, लेकिन ये होता है कि एक बैड कंडीशन या किसी मतलब एक माइजरेबल कंडीशन को, मतलब दयनीय स्थिति को दर्शाता है यहाँ पे डॉग। तो एवरी डॉग हैज डेज, मतलब एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब हर कुत्ते का दिन आता है। तो हर कुत्ते का दिन आता है का मतलब ये नहीं कहते हैं कि कुत्ते का कौन सा दिन आता है, वो तो कुत्ता होता है, नहीं, लेकिन जो व्यक्ति माइजरेबल कंडीशन में जीता है कभी ना कभी उसको अवसर जरूर आता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एवरी वन गेट्स हिज अपॉर्चुनिटी, या फिर लक लिख सकते हैं, हर व्यक्ति का एक भाग होता है। तो एवरीवन गेट्स हिज अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति का अवसर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज लिख सकते हैं। तो एवरी डॉग हैज हिज डे, मतलब एवरीवन गेट्स हिज अपॉर्चुनिटी, हर व्यक्ति को अवसर जरूर मिलता है। यानी कहते हैं कि हर एक के दिन बहुरते हैं, हर एक के दिन बहुरते हैं, मतलब किस्मत में उसके भाग में कभी ना कभी कोई ना कोई अवसर अच्छा जरूर आता है। तब ये कहा जाता है कि एवरी डॉग हैज हिज डे। फिर यहां पर आगे लिखा हुआ है टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। टू ब्लो का मतलब हवा चलना, हॉट माने गर्म एंड कोल्ड माने ठंडी, मतलब गर्म और ठंडी हवा का चलना क्या हो गया, मतलब टू बी फेवर, टू बी इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, टू बी इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय में किसी व्यक्ति के पक्ष में होना और किसी व्यक्ति के, उसी व्यक्ति के विरुद्ध हो जाना। कभी हमारे फेवर में बात करने लगता है, कभी हमारी बुराई करने लगता है, मतलब उसी समय पर। कभी कहता ना तुम चिंता मत, कभी कहता ना हम तुम जानो हम कुछ नहीं जानते हैं।
तो मतलब इसी तरह से टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है टू बी इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम। तो मतलब कभी मतलब हवा गर्म चलती है और कभी ठंडी चलने लगती है उसी समय पर। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं, तो गर्म हवा अगर आपको अच्छी लग रही है तब तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंडी चलने लगती है तो खराब नहीं लगता। और शायद ठंडी हवा चलती है और ठंडी हवा चलती है आपको अच्छा लगता है, तो ठंडी चलती है तो ठीक है, और एकदम गर्म चलने लगती है तो आपको खराब लगता है। तो मतलब कभी फेवर में आ जाता है और कभी अगेंस्ट हो जाता है, कभी आपके पक्ष में हो जाता है और कभी आपके विरुद्ध चला जाता है। तो उस कंडीशन को, उस सिचुएशन कहते हैं टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसके बाद है आगे गिव द गेम अवे। गिव द गेम अवे का मतलब होता है गिव आउट सीक्रेट। अच्छा, कोई आप गेम खेलने वाले हो, कोई गेम है, कोई काम है, कोई खेल है, और गिव द गेम अवे, और वो गेम आप किसी और को दे दो, या गिव द गेम अवे आप उसको बाहर कर दो, उसको ओपन कर दो। गिव द गेम अवे, अवे का मतलब होता है कि बाहर किसी अन्य लोगों के सामने रख दो, गिव दे दो। आप ताश के पत्ते लिए और ताश के पत्ते खेल रहे हैं मान लीजिए, और ऐसे किए हुए और ऐसे कर दिया, तो आपने जो सीक्रेट बना के रखा था उसको क्या कर दिया आप, गिव आउट सीक्रेट। सीक्रेट, गिव आउट सीक्रेट का मतलब अपना भेद बता देना, अपनी बात बता देना, अपना रहस्य खोल देने को गिव द गेम अवे कहते हैं, यानी गिव आउट सीक्रेट। अपना रहस्य खोल देने को गिव द गेम अवे कहते हैं। चीक बाय जॉल, या जॉल माने जबड़ा होता है, मतलब जैसे ये गालों का ये पोर्शन होता है उसको जॉल कहते हैं। ये करीब 18 सेंचुरी के आसपास इसका पहले हुआ करता था, चीक बाय चीक। तो चीक बाय चीक का मतलब होता है कि इसका होता है वेरी नियर। वेरी नियर का मतलब क्या हो गया, बहुत पास। जैसे मतलब नहीं, कोई मुंह में मुंह चिपका करके एकदम सो जाए, मतलब माँ और बेटे मान लो दोनों गाल में गाल लगाकर सो रहे हैं, तो चीक बाय चीक का मतलब हो गया वेरी नियर। अच्छा, ये भी समझ सकते हो कि चीक बाय जॉल, चीक ये है और जॉल ये है। चीक बाय जॉल मतलब जबड़े के पास गाल, और जबड़े के पास गाल होता है तो मतलब क्या होता है, बहुत नजदीक है ना भाई, जहां जबड़ा है वहीं गाल है, जहां गाल है वहीं जबड़ा है। तो इस तरह चीक बाय जॉल का मतलब, तो ये पहले चीक बाय चीक हुआ करता था, वो भी यही सेंस रखता है वेरी नियर, और चीक बाय जॉल होगा तो वो भी सेंस यही रखता है वेरी नियर। इसके बाद रहे रन रियॉट। तो रन रियॉट का मतलब होता है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। ये होता है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, अर्थात बिना नियंत्रण के काम करना। तो जब आप में कंट्रोल नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, और फिर आप काम करते हो तो क्या कर रहे हो, दंगा फैला रहे हो ना। रियॉट माने होता है दंगा फैलाना। रन रॉयट, रॉयट पढ़ते हैं वैसे, रियॉट कह देते हैं, रॉयट होता है, रॉयट, रॉयट माने दंगा होता है। तो रन रॉयट माने दंगा करना, दंगा फैलाना। तो क्या काम हो गया, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना कंट्रोल के आप कोई काम कर रहे हो, तो मतलब उसमें नियंत्रण ही नहीं है, मतलब दंगा फैला दिया एकदम एकदम, मतलब कंट्रोलेबल पोजीशन आपकी नहीं है, आप रिस्ट्रेंट नहीं कर पाते हो, तब यह आप करने लगते हो, मतलब जुलूस निकालना शुरू कर दिया, ये आंदोलन करना शुरू कर दिया, तो उसी को कहते हैं दंगा फैलाना। तो रन रॉयट माने होता है एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। फिर लिखा फ्लाई इन द फेस ऑफ। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब होता है टू इंसल्ट, या फिर होता है अपोज। अपोज माने क्या होता है, विरोध करना। इंसल्ट माने क्या होता है, अपमान करना। फ्लाई इन द फेस ऑफ, चेहरे के सामने मक्खी। ये कभी कभी नहीं, गर्मियों के महीने में बैठे होते हैं, कोई मक्खी बार बार के मुंह क्या करे, ऐसे कहते हैं, मुंह ऐसे करते हो ना, मतलब कोई भी, ज्यादातर सभी के साथ ऐसी सिचुएशन कभी ना कभी जरूर आई होगी। बैठे हो आप, कोई मक्खी बार बार आती है, आप उसको ऐसे कर दे, है ना। कभी कभी बहुत गुस्सा लगता है, तो मतलब वो आपको क्या कर रही है, आपका इंसल्ट कर रही है। हालांकि है छोटी सी, लेकिन आपको किसी न किसी तरह से एक चैलेंज कर रही है, अपोज कर रही है आपका। आप जो बात कर रहे हो या कोई काम कर रहे हो उसमें क्या कर रही है, वो विरोध कर रही है। चेहरे के सामने आकर कहीं नाक में बैठेगी, कहीं होंठ में बैठेगी, कहीं नाक में बैठेगी, तो ऐसे करके आप ऐसे कर देते हो, लेकिन फिर थोड़ी देर में बैठते फिर ऐसे कर देते हो। तो फ्लाई इन द फेस ऑफ, चेहरे में मक्खी आने का मतलब होता है टू अपोज द इंसल्ट। मतलब देखिए, ये सब सारी चीजें ऐसी हैं कि उसकी मीनिंग से हम ये चीज ले रहे हैं, लेकिन ये कभी, ये सारी चीजें बहुत सही थी और सटीक थी, जिनका इनका प्रयोग यूं ही नहीं किया गया है, वो किया गया है कहीं ना कहीं सही। हो सकता है कि कोई ऐसे
शब्द या फ्रेजेस या इडियम्स ऐसे हैं जिनको हम ओपन ना कर पाएं या उनका सेंस ना डीप सेंस ना निकाल पाएं, लेकिन उनको वो अगर बने हैं तो उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे कोई रीज़न है। तो मान लो ऐसा होता है तो बहुत सारे ऐसे हैं कि निकाले जा सकते हैं, लेकिन कुछ एक आध ऐसे हैं हो सकता है उनको निकालने में काफ़ी परेशान हो। हाँ, समझने को समझ सकते हैं, लेकिन इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक अदर्स बिलीव, दूसरों को विश्वास दिलाना काफ़ी मुश्किल होगा। खैर, फ्लाई इन द ऑइंटमेंट लिखा हुआ है, तो दैट विच स्पॉइल्स द इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज का इंटरेस्ट खराब कर देती है, वो इडियम, ये उस वस्तु को हम कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट माने क्या होता है? मलहम। मलहम क्या होता है? मतलब जो कहीं किसी घाव में लगता है तो वो व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। ऑइंटमेंट का मतलब सुख देने वाली वस्तु, और उसमें जैसे घाव है और घाव में मलहम लगा हुआ, और देखा होगा कभी कभी घाव है, फोड़े, फुंसी ऐसे करके है और मलहम लगा रखा है किसी ने, उसमें फिर मक्खी बैठती है। तो जब वो मक्खी बैठती है तो बहुत बुरा लगता है, घिन आती है। मक्खी ना बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मक्खी बैठेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब है जो आपने दवा लगा रखी उसका सुख तो आपको मिल रहा है, लेकिन मक्खी बैठती है तो बहुत खराब लगता है, मतलब इंटरेस्ट खराब कर देता है। तो टू दैट विच स्पॉइल्स द इंटरेस्ट ऑफ एनीथिंग, ऐसी कोई वस्तु हो जो आप, जिसमें आप मजा आ रहा है और उसमें मतलब इंटरेस्ट आपका बेकार हो गया, कोई ऐसी चीज आकर के हो जाती है कभी समय में, तो उस तरह से आप कहते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फिर लिखा हुआ है काल स्पेड स्पेड। काल माने कहना होता है, स्पेड माने जानते हो क्या होता है? स्पेड माने फावड़ा होता है। फावड़ा वो किसान जैसे खेत में मेड़ में मिट्टी खोद कर रखने का काम करता है, उसको फावड़ा कहते हैं। तो काल स्पेड स्पेड मतलब एक फावड़े को फावड़ा कहना। फावड़े को फावड़ा कहने का मतलब क्या है? स्पीक क्लियरली, मतलब साफ साफ कहना, स्पीक क्लियरली, ये स्पीक प्लेनली ऐसा भी कह देते हैं। तो जो चीज जैसी है और अगर वैसा ही कहते हो तो फिर आप बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे हो, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हो। तो काल स्पीड स्पीड का मतलब होता है साफ साफ कहना, यानी स्पीक क्लियरली। वही चीज है कि किसी चीज को जब मतलब टू से द थिंग्स एट एज इट इज, या टू से द थिंग, टू से द स्टेटमेंट, टू से द मैटर एज इट इज, मतलब उस बात को वैसा ही कहना जैसी वो है। तो फावड़ा है तो फावड़ा कहना मतलब किसी चीज को जैसा। अब यहाँ पर देखो ऐसा है कि कभी बहुत पुराने समय में किसी ने कोई एक वर्ड चुन लिया, कोई एक शब्द चुन लिया, कोई एक चीज चुन ली। जैसे अब देखा होगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, अब ऊंट के मुंह में जीरा ये बन गया, तो ए ड्रॉप इन द ओशन होता है, जिसका मतलब ए ड्रॉप इन द ओशन, मतलब सागर में अगर एक बूंद डालो तो ये कैसे होता है? मतलब इनसफिशिएंट क्वांटिटी हो गया, अपर्याप्त मात्रा हो गई। ठीक, जहां सागर है उससे आप एक बूंद निकाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सागर में एक बूंद डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ड्रॉप इन द ओशन कहा जाता है। लेकिन हिंदी में बोला था ऊंट के मुंह में जीरा, तो जीरा बोला जाता है। ठीक है, अच्छा जीरा की जगह यार मान ली काली मिर्च हो जाए, मेथी हो जाए, और तुम समाज में बोलो जा करके, जो प्रैक्टिकल विजडम लोगों के माइंड पे सेट है कि मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, तो अगर तुम कहते ऊंट के मुंह में मेथी, तो ऊंट के मुंह में मेथी अगर तुम बोलोगे तुम कहोगे बेवकूफ है, ईडियम तक नहीं बोलना जानता है, कितना पढ़े हो, मतलब वो आपको थोड़ा सा इंसल्ट करेगा कि अरे इसको मुहावरा बोलना नहीं आता। जबकि आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब ऊंट के मुंह में अरे मेथी और जीरा से क्या मतलब है। हम ये दर्शाना चाहते हैं कि इनसफिशिएंट क्वांटिटी होती है, लेकिन नहीं, वो कहेगा कि नहीं तुमको अकल नहीं है, तुमको इडियम्स या पढ़ाई लिखाई लगता है, तुमने स्कूल के पीछे की, लोग ऐसा बोलने लगते। तो जो बोला था जीरा सेट है शताब्दियों से, तो जीरा ही सेट है, ऊंट के मुंह में जीरा यही चलेगा, जीरा की जगह मेथी कोई किसी को सूट नहीं करेगा। तो स्पेड ले लिया गया, तो स्पेड ही चलता है, और वही बोला था काले स्पेड स्पेड, और इनसे भाषा आपकी बहुत ही इंप्रेसिव बनती है। हैव्स एंड हैव्स नॉट, हैव माने रखना या होना होता है, मतलब आई हैव समथिंग, मेरे पास कुछ है, तो हैव माने होना, और हैव नॉट मतलब ना होना। तो हैव एंड हैव नॉट का मतलब होता है द रिच एंड द पुअर, द रिच एंड द पुअर।
तो इसका मतलब हो जाता है कि जिनके पास है वो अमीर लोग हैं, जिनके पास नहीं है वो गरीब लोग हैं। देखिए बहुत डीप सेंस लिया है यहाँ पे। अच्छा इसमें ऐसे इसलिए लगा है क्योंकि इसमें नॉट नहीं लगा है, तो हैव्स यानी जो रखता है वो अमीर है, यानी जिनके पास होता है कुछ वो अमीर है, जिनके पास नहीं होता है वो गरीब है। बिल्कुल सीधा सेंस है। और हैव्स एंड हैव नॉट का मतलब द रिच एंड द पुअर, अमीर गरीब लोग। इसके बाद है ऑल एंड सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट होता है सन्ड्री का मतलब मैंने इसका अर्थ केवल बताया अभी, मतलब भिन्नता, विविध प्रकार को कहते हैं। ऑल एंड सन्ड्री मतलब सब लोग और हर प्रकार के लोग। तो इसको तभी कहा जाता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, मतलब हर आदमी बिना किसी भेदभाव के। तो प्रत्येक बिना किसी भेदभाव का मतलब यही होता है, जैसे माय फादर इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑन माय सिस्टर्स मैरिज, मतलब मेरी बहन की शादी में पिताजी ने सबको बिना किसी भेदभाव के आमंत्रित किया, मतलब हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति निमंत्रण में बुलाया गया। तो ऑल एंड सन्ड्री, सन्ड्री मतलब ये विविधता, ये किसी न किसी वर्ग को डिफ्रेंशिएट करता है, इसलिए यहाँ पर ऑल एंड सन्ड्री लिया गया। तो ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी, तो सब लोग तो हैं लेकिन उनमें किसी तरह की कोई समानता नहीं है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो हर प्रकार के लोग हैं और सब लोग हैं, तो एवरीवन सब लोग हैं, विदाउट डिस्टिंक्शन बिना भेदभाव के हैं, तो एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। साल्ट ऑफ द अर्थ, देखो देखा जाए तो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज है नमक। कितने प्रकार के व्यंजन, कितने प्रकार के डिशेज हर प्रकार के होटलों में, और अगर पूरी बारात का खाना बनाओ और बारात का खाना बनाओ और किसी भी अगर सब्जी में नमक ना हो तो ये समझ लीजिए उस बारात में कितने मतलब एकदम दंगा फैलेगा और क्या स्थिति आएगी। हाँ हलचल मचेगा पूरी तरह से, और पूरी तरह से मारपीट की नौबत आ जाएगी, हो सकता है शादी ना हो। तो इसका मतलब वैसे भी जनरली आप देख सकते हो नमक कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट थिंग, यानी महत्वपूर्ण वस्तु को साल्ट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। लास्ट है एट क्रॉस पर्पसेस, तो इसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस। कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस का मतलब होता है संघर्षपूर्ण इरादे या संघर्षपूर्ण बातें या संघर्षपूर्ण उद्देश्य। इंटेंशन माने इरादा होता है। एट क्रॉस पर्पस, तो क्रॉस पर्पस, पर्पस माने क्या होता है, उद्देश्य होता है, और क्रॉस मतलब क्या होता है, क्रॉस करना। किसी के पर्पस को क्रॉस करने का मतलब होता है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट यानी स्ट्रगल का पोजीशन आती है, संघर्ष का। आपने कुछ कहा घर में, किसी ने आपकी बात काट दी, हमने कुछ कहा हमारी बात काट दी, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष हो जाएगा, बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस को कहते हैं एट क्रॉस पर्पसेस। तो क्रॉस पर्पसेस का मतलब यही होता है कि किसी ने कोई बात कही किसी उद्देश्य से और उसी उद्देश्य को क्रॉस करना, मतलब उसकी बात काटना। उसकी बात काटने का मतलब यह है कि कॉन्फ्लिक्ट की पोजीशन आ जाना। तो वही हो जाता है कि बात आदमी तभी काटता है जब उसको कॉन्फ्लिक्ट या उसके अगेंस्ट कोई चीज है, और अगेंस्ट का मतलब होता है अपोजिशन, और अपोजिशन का मतलब होता है अपोनेंट, और अपोनेंट का मतलब होता है विरोधी। तो संघर्ष की स्थिति आती है, क्योंकि संघर्ष की स्थिति विरोधियों में आती है। खैर ज्यादा डीप हो गया, लेकिन ये 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस आज जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं, अगर किसी में कोई डाउट बचा हो तो मुझको जरूर बताइए। और मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन क्लास है, एक फैंटास्टिक क्लास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक कंबाइंड क्लास है। कंबाइंड क्लास का मतलब कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए और एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। दोनों बैच में से, दोनों मतलब जो कैटेगरीज हैं, दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को ये नहीं कह सकता कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। इसलिए आप दोनों तरह के स्टूडेंट्स आप इसको देखिए और इसका लाभ लीजिए, और बेहतरीन ढंग से आप समझिए। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ये जरूर करिए। कमेंट मैं हर बार कहता हूँ, इस बार भी कहता हूँ कि कमेंट मुझे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।